आज मैंने ये ऑडियो मुख्यतः हमारे ग्रुप में, जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें सभी भाइयों को ये अवगत कराने के लिए बनाई है कि हमारी 3 फेब को क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हमारी तरफ से कौन से एडवोकेट प्रेजेंट होंगे और वो आगे क्या बहस करने वाले हैं। देखिए, इस संदर्भ में मेरी जितने भी ग्रुप लीडर्स हैं उनसे मेरी बात हुई। कुछ जो कोर्ट से जीत के जाने वाले दरोगा हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और जो मेरे रिलेटिव 1-2 वकील हैं उनसे भी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी मेरी बात हुई है, जिन्होंने अब तक इस प्रक्रिया को व्यापक तौर पे देखा है। कि देखिए, अभी हमारी जो 3 फेब को जो बहस होने वाली है उसमें एक नेगोशिएशन का मंच है वो, तो वहाँ पे हमारी तरफ से जो वकील अपीयर होंगे वो भी बात करेंगे हमारे नेगोशिएशन की। जो बोर्ड होगा, बोर्ड की तरफ से जो एडवोकेट जनरल होंगे वो अपने हित की बात करेंगे। उसके बाद जो टीम 2486 है, जिनको भूपेंद्र लीड कर रहा है, उनकी तरफ से पिटिशनर्स जो हैं वो, उनकी तरफ से जो वकील आएंगे वो उनके हित की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ग्रुप में बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि 60% लोग जिनके मेरिट में अच्छे नंबर हैं, जिनके बढ़िया अंक हैं, उनको ये लग रहा है कि वो तो जीत गए, उन्हें कुछ करने की जरूरत है नहीं। और जिनके नंबर कम हैं उनको ये लग रहा है कि चाहे कुछ हो जाए, उनका किसी भी सूरत हाल में वो हो नहीं सकता है। अच्छा, जो 2486 टीम है, उनके लोगों ने ये जो अभी जो हम 21 जनवरी जो डेट्स थी, उनके लिए बहुत डिमोटिवेटिंग थी। उसके बावजूद वो पूरे जोर शोर से 3 फरवरी की डेट में अपने वकील लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जिस प्रकार शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से जो चीजें जीती गई थी वो सब लुटा दी गई आंख बंद करके। कहीं ऐसा न हो जाए कि अभी तक जो हमने हासिल किया है वो यहाँ पे आके हमारे लिए प्राणघातक साबित हो। देखिए, अभी तक जितने भी भाई थे, यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से समायोजन का समर्थक हूँ। मेरे अंक काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जिन लोगों ने हमें पहली तारीख से फंड दिया है और अब तक लास्ट तारीख तक जिन्होंने हमें फंड दिया, जब उन्होंने फंड देने में कभी ये हायर मेरिटोरियस और लोअर मेरिटोरियस का ये कभी फंडा नहीं रखा है, तो हम भी अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करते समय इस बात का प्रॉपर ख्याल रखेंगे कि जो भी डिसीजन आए वो दोनों ही हमारे जो हितधारक हैं उनके अगेंस्ट में किसी भी सूरत हाल में नहीं जाए। देखिए, अभी लास्ट जो हियरिंग थी उसमें सिब्बल साहब ने ये साबित कर दिया कि हाँ, ये लिस्ट नंबर 8 के कैंडिडेट्स जो हैं ये अपात्र अभ्यर्थी नहीं है, ये पात्र अभ्यर्थी हैं, और भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ये यहाँ तक पहुंचे हैं। 2 साल इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में बिताए हैं। इनका जो आर्थिक हानि भी इन्होंने झेली है, इन्होंने मानसिक प्रताड़ना भी झेली है, इन्होंने सामाजिक अवहेलना भी झेली है। तो इस बेसिस पे इन सभी का होना चाहिए। अच्छा, जो लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे मेरिट से कम नंबर हैं, नहीं होगा, जो कहते हैं कि तुम्हारा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारे मेरिट से बहुत कम नंबर हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम सिब्बल साहब की ब्रीफिंग इस प्रकार से कराएंगे इस बार, और उन्हें हम ये समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। वो काफी हद तक समझ भी चुके हैं इस चीज को कि मेरिट का स्थान आता है बहुत बाद में। मेरिट इसलिए लगी आई क्योंकि बोर्ड ने जो लोग रॉ फेल थे, जो अपात्र थे, उनको ले लिया, और जो बच्चे कहीं 3000 होने चाहिए थे लास्ट तक, वो 6500 हो गए दोनों तरह से। तब जाके उनमें से आपने स्क्रूटनाइज्ड किया और मेरिट को आप 227 और 250 के अराउंड लेके गए। अगर वो अपात्र लोग इसमें शामिल न होते इस भर्ती प्रक्रिया में, तो हम ही लोगों में से मेरिट लगती। और तो आपको जो अभी वर्तमान में जो मेरिट लगी है, इससे काफी अंक कम, 10 से 15 अंक कम पे मेरिट लगती है और अभ्यर्थियों का चयन होता। तो किसी न किसी हद तक कहीं ना कहीं ये सबके जो मानवीय अधिकार हैं सबका उल्लंघन हुआ है, चाहे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हों उनके भी, हमारे भी, जिनके नंबर कम है उनके भी, जिनके नंबर ज्यादा हैं उनके भी। और यहाँ पे आप सभी लोग समझदार हैं। कोर्ट की समस्त बहस को देखते हुए, लास्ट हियरिंग पे जजेस के रुख को देखते हुए साफ तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस भर्ती का इसी साल कुशल तरीके से निस्तारण संभव है तो वो केवल समायोजन के माध्यम से ही संभव है।
लास्ट टाइम पे जो यूयू ललित जी थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सिब्बल जी अब देखिए, अब ऐसा कुछ करते हैं कि इनको भी कोई परेशानी ना हो, जो ले लिए गए हैं इनको भी ना निकाला जाए। तो उन्होंने ये बात रखी थी साफ तौर पे कि मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ, जो ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो उनके वकील होंगे वो उनका पक्ष रखेंगे। तो 3 जो फरवरी है उसको नेगोशिएशन टेबल लगने वाली है और वहाँ पे एक बहुत कुशल नेगोशिएटर हमारी तरफ से जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से सिब्बल साहब से अच्छा इस समय पे नेगोशिएट कोई नहीं कर सकता है। आप ये मान लीजिए आप सही हो, ये बात उन्होंने साबित की। अब सही होने के बाद आपको अधिकार दिला पाते हैं कि नहीं, ये बात है। अब कौन वकील ऐसा है कि आपको सही होने के बाद आपका अधिकार दिला पाए। इसलिए आप इस चीज को भलीभांति अच्छी तरह से जानते हो। तो अभी लोगों के मन में जो डूबियस काइंड ऑफ मेंटेलिटी है, डूबियस काइंड ऑफ थिंकिंग है जिनकी आ रही है कि भाई नहीं इनका होगा इनका नहीं होगा, तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ जितना ये अगली बहस जो है वो जिनके नंबर ज्यादा हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, और जिनके नंबर कम है उनके लिए ये और ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप बिल्कुल एक शांत मन होकर, एकचित होके आप जो भी फंडिंग अमाउंट निर्धारित किया जाता है उसको दें, और निश्चित तौर पे ये मान के चलें कि समायोजन ही एकमात्र रास्ता है जो इसका कुशल निस्तारण कराएगा इस केस का। वरना अगर आप खुद ही सोच के चलिए, अगर कल इन्होंने कुछ गलत तरीके से मेरिट लगा दी, कुछ लोगों को ले लिया इन्हीं में से, कुछ लोगों को नहीं लिया, तो जो लोग नहीं लिए जाएंगे क्या वो कोर्ट नहीं जाएंगे दोबारा? वो भी तो जाएंगे। कोर्ट भी इस बात को समझता है कि काफी समय और काफी ऊर्जा, काफी धन लोगों का खर्च हो गया है, तो आगे आने वाले समय में एक ऐसा रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाया जाए जिससे कि वो सबके लिए हितकारी हो। कोई भी पिटिशनर्स, रेस्पोंडेंट्स, कोई भी ऐसा न बचे जो आगे कोर्ट में दरवाजा खटखटाए इस भर्ती को और आगे लंबे समय तक चैलेंज करता रहे। तो इसलिए सब लोग समझदार हैं। जब आखिरी समय पे, अंतिम चरण पे, आखिरी पड़ाव पे आते आते आप 1000, 2000 या जो भी अमाउंट तय किया जाता है उसके लिए आप इतना ना सोचें, निश्चित तौर पे पैसे दें और पूरे दिलो जान से यह बात मान के चलें आप कि आपका होगा और हर कीमत पे आपका होगा। धन्यवाद।